का नाम है ए गुड नर्स। इस मूवी की शुरुआत में हम चार्ल्स को देखते हैं जिसने अभी अभी एक पेशेंट को मारा है, लेकिन वो सबको ऐसे दिखाता है कि जैसे वो पेशेंट अपनी ही बीमारी की वजह से मरा है। इसके बाद हम पार्कफील्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में एमी को देखते हैं। एमी उस हॉस्पिटल के आईसीयू यूनिट में एक नर्स है। उसे यहाँ काम करते हुए कुछ महीने ही हुए हैं, पर वो अपना काम बहुत अच्छे से करती है। फिलहाल वो एक बूढ़े पेशेंट की देखभाल कर रही थी जिन्हें स्किन इन्फेक्शन हुआ था। एक दिन एमी को अपनी ड्यूटी के दौरान चेस्ट पेन होने लगता है। जब वो अपना डायग्नोसिस करवाती है तो उसे पता चलता है कि उसे हार्ट फेलियर होने का खतरा है और अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। लेकिन एमी के पास ना तो इंश्योरेंस था और ना ही इतने सारे पैसे कि वो अपना इलाज करवा सके। एमी बहुत परेशान थी क्योंकि उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे जिनका उसके अलावा और कोई नहीं। एमी अपनी इस बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताती और चुपचाप अपना काम करती रहती है। एक दिन उसे पता चलता है कि अब उसे एक नए नर्स के साथ नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ेगा और यहाँ पहली बार उसकी मुलाकात चार्ल्स से होती है जिसने अभी अभी हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। एमी को पता नहीं था कि चार्ल्स के इस भोले भाले चेहरे के पीछे एक हत्यारा है। एमी उसे हॉस्पिटल के कंप्यूटर्स और दवाइयों का एक्सेस देती है। एमी को बीच बीच में उसकी बीमारी की वजह से चेस्ट पेन होता रहता था। एक दिन चार्ल्स उसे देख लेता है क्योंकि एमी चार्ल्स को अच्छा दोस्त मानती थी, इसलिए वो उसे अपनी बीमारी के बारे में बता देती है, पर इस शर्त पर कि वो और किसी को इसके बारे में नहीं बताएगा। चार्ल्स उसे दिलासा देता है कि वो उसके साथ ही रहेगा। एमी को बस उस हॉस्पिटल में 4 महीने काम करना था, फिर उसे इंश्योरेंस मिल जाता और वो अपना इलाज करवा सकती थी। अगले दिन जब एमी हॉस्पिटल आती है तो उसे पता चलता है कि उसके पेशेंट की मौत हो चुकी है, वही जिन्हें स्किन इन्फेक्शन था। एमी को ये जानकर बहुत हैरानी हुई क्योंकि वो बेशक बीमार थी पर इतनी भी नहीं कि उसकी मौत हो जाए। हर हॉस्पिटल में रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है हॉस्पिटल को बदनामी से बचाना, और उस पेशेंट की अचानक से हुई मौत उनके लिए एक चिंता का विषय था, इसलिए वो इसकी इंटरनली इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। पर आखिर में हॉस्पिटल को पुलिस की तरफ से भी कंफर्मेशन चाहिए था ताकि वो ये प्रूफ कर सके कि इसमें हॉस्पिटल की कोई गलती नहीं थी। इसके बाद हम 2 पुलिस वालों को देखते हैं जिनका नाम था टिम ब्राउन और डैनी बेल्डविन, जो इस केस में तहकीकात कर रहे थे। लेकिन उनके लिए कुछ भी प्रूफ कर पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि उन्हें इसके बारे में 7 हफ्तों के बाद बताया गया था और ऊपर से पेशेंट के परिवार वालों ने उस बॉडी का अंतिम संस्कार तक कर दिया था। लिंडा पूरे हॉस्पिटल में अनाउंसमेंट करती है कि उनके एक पेशेंट की वजह से उनके हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो ऐसे में कोई भी बिना उसकी मौजूदगी के पुलिस से बात नहीं करेगा। जब डैनी को पता चलता है कि पूछताछ में लिंडा भी साथ में रहेगी तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये बात जाहिर थी कि बॉस के सामने होते हुए कोई सच्चाई नहीं बोलेगा। लेकिन हॉस्पिटल के पास बहुत अच्छा वकील था, इसलिए उन्हें लिंडा को साथ रखना पड़ता है। सबसे पहले एमी से पूछताछ शुरू होती है, पर इसी दौरान लिंडा को किसी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ता है। इस मौके का फायदा उठाकर डैनी एमी से सवाल पूछने लगता है और एमी उस पेशेंट की रिपोर्ट पढ़कर बताती है कि उसकी बॉडी में इंसुलिन का डोज ज्यादा था और इतना सारा इंसुलिन उसकी बॉडी नहीं बना सकती, जरूर किसी ने उसे बाहर से इंजेक्ट किया है। इससे पहले वो और कुछ पूछ पाते, लिंडा वहाँ दोबारा से आ जाती है। अब पुलिस का शक उनके को-वर्कर चार्ल्स पर था, पर एमी उन्हें बताती है कि चार्ल्स बहुत एक्सपीरियंस नर्स है, वो ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता। एमी को अपने काम के बीच बीच में चेस्ट पेन होता रहता था, लेकिन चार्ल्स हमेशा उसके साथ होता था और वो उसका ध्यान रखता था। एक दिन वो देखती है कि चार्ल्स कुछ दवाइयाँ निकाल रहा था, पर उस वेंडिंग मशीन में कुछ खराबी थी जिसकी वजह से बिना एंट्री किए भी उसमें से दवाइयाँ निकाली जा सकती थी। एमी इस बात पर इतना ध्यान नहीं देती। चार्ल्स एमी से कहता है कि उसे अपनी बेटी को उसकी इस बीमारी के बारे में बताना होगा ताकि वो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में तुम्हारी मदद कर सके। मतलब एमी को चार्ल्स के ऊपर पूरा भरोसा था, वो उसे एक अच्छा आदमी मानती थी। डैनी ने लिंडा से उस हॉस्पिटल के मेडिकल रूम से निकाले जाने वाली सभी दवाइयों की रिपोर्ट मांगी थी, पर लिंडा ने जो उसे एंट्रीज दी थी उसमें शुरुआत के 6 पन्ने गायब थे। डैनी को उसके ऊपर शक होता है कि वो कुछ तो छुपा रही है और इसीलिए वो उसके ऊपर जोर से चिल्लाता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। इसी तरह एक और हफ्ता बीत जाता है। उनके हॉस्पिटल में कैली एंडरसन नाम की एक और पेशेंट एडमिट हुई थी जिसकी बॉडी में कुछ माइनर फ्रैक्चर थे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि डैनी के उस दिन के व्यवहार की वजह से उन लोगों ने उसे लीगली हॉस्पिटल में घुसने से बैन कर दिया था। अब ना तो वो अंदर जा सकते थे और ना ही हॉस्पिटल का कोई स्टाफ उनसे बात कर सकता था। एक दिन एमी कैली को दवाइयाँ देने आती है, पर वो नोटिस करती है कि कैली की यादाश्त कमजोर होने लगी थी, वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रही थी। जब एमी उसकी रिपोर्ट देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी में इंसुलिन बहुत ज्यादा मात्रा में है और कैली देखते ही देखते उसके सामने तड़प तड़प कर मर जाती है।
ये मर्डर भी चार्ल्स ने किया था और वो चुपचाप कोने में खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। कैली का एक छोटा सा बेटा भी था और उसका पति उसकी लाश के सामने बहुत जोर से रो रहा था, पर चार्ल्स की आंखों में जरा सा भी दुख नहीं था। अगले दिन वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स एमी के घर आते हैं क्योंकि उन्हें इन सब मर्डर्स के पीछे चार्ल्स के ऊपर शक था। एमी भी उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार थी। वो अपनी एक पुरानी दोस्त से मिलने जाती है जिसके साथ चार्ल्स ने पहले कभी काम किया था और उसे इसके बारे में चार्ल्स से बात करके ही पता चला था। एमी उससे चार्ल्स के बारे में पूछती है। उसकी दोस्त उसे बताती है कि जब वो हॉस्पिटल में था तो हर रात किसी न किसी आईसीयू पेशेंट की मौत होती थी। अब ऐसा साबित तो नहीं हो पाया कि उसने ही कुछ गलत किया है, लेकिन उसके वहाँ से जाने के बाद जो मौतें हर दिन हो रही थी वो अचानक से बहुत कम हो गयी, मतलब महीने में सिर्फ 1 या 2 बार। एमी ये सब जानने के बाद हॉस्पिटल में आती है और वो देखती है कि सलाइन बैग के अंदर किसी ने सुई से छेद किया था, जिसका मतलब था कि चार्ल्स उसी की मदद से पेशेंट्स को इंसुलिन का ओवरडोज दिया करता था। वो घबराहट से इधर उधर भागने लगती है, पर तभी उसे फिर से चेस्ट पेन होता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने सामने चार्ल्स को देखती है। वो उसे देखकर घबरा जाती है। वो देखती है कि उसे भी सलाइन इंजेक्ट किया जा रहा था। वो तुरंत अपनी बॉडी से सारे इंजेक्शन निकाल देती है। चार्ल्स उसे शांत रहने को कहता है। एमी नहीं चाहती थी कि चार्ल्स को शक हो कि उसे उसके बारे में पता चल चुका है, इसीलिए वो हमेशा की तरह उसके साथ ही अपने घर जाती है। एमी पुलिस को सब कुछ बता देती है और अब उनका शक धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था, लेकिन उन्हें ये सब साबित करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए थी। वो सभी कैली के हस्बैंड के पास जाते हैं और उनसे कैली की बॉडी का पोस्टमार्टम करने की परमिशन मांगते हैं। वो बेचारा तो बहुत सदमे में था क्योंकि उसे तो अपनी वाइफ को बचाना था, पर हॉस्पिटल ने तो उसी की जान ले ली। दूसरी ओर एमी डैनी को बताती है कि लिंडा ने उन्हें अधूरी रिपोर्ट दी है। वो उस हॉस्पिटल के कंप्यूटर से जब तक की चाहे तब तक की एंट्रीज निकाल सकते हैं, जिसका मतलब था कि हॉस्पिटल की रेपुटेशन बचाने के लिए वो चार्ल्स को भी बचा रही थी। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान चार्ल्स जब भी किसी पेशेंट को सलाइन चढ़ाता था तो एमी उसे तुरंत ही बदल देती थी ताकि किसी और बेकसूर की जान न जाए। जब कैली की ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है तो उन्हें उसकी बॉडी में 2 दवाइयों के ओवरडोज के बारे में पता चलता है जो उस रात चार्ल्स ने उस मशीन से निकाली थी। एमी को लगा कि इतने सबूत काफी हैं उसे पकड़ने के लिए, पर ऐसा नहीं था। उसे कोर्ट में गुनहगार साबित करना फिर भी मुश्किल था और ऊपर से उसने पिछले जितने भी हॉस्पिटल्स में काम किया था वो भी चार्ल्स के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ये पता चलने के बाद उन हॉस्पिटल्स में इलाज करवाने कौन आता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंडा चार्ल्स को उसकी जॉब से निकाल देती है, ये बहाना देकर कि उसने जॉब एप्लीकेशन में अपनी ज्वाइनिंग डेट्स गलत बताई हैं ताकि उसकी वजह से हॉस्पिटल की बदनामी ना हो। जब एमी को इसके बारे में पता चलता है तो वो घबरा जाती है, क्योंकि हर हॉस्पिटल खुद को बचाने के लिए उसे इसी तरह से निकाला करता था और इसी वजह से वो कभी पकड़ा नहीं गया। एमी जब अपने घर में आती है तो हम देखते हैं कि चार्ल्स उसके घर में उसके बच्चों के साथ खेल रहा था। उसे देखकर एमी की सांसें तेज होने लगती हैं, लेकिन चार्ल्स हमेशा की तरह खुश और शांत था। एमी उससे उसकी नौकरी जाने का दुख जताती है। चार्ल्स कहता है कि नौकरी तो उसे दोबारा मिल जाएगी। उसे इस बात की खुशी है कि वो इतने समय से उसके साथ थी। चार्ल्स उसे याद दिलाता है कि उसके इंश्योरेंस का टाइम पूरा होने में सिर्फ 4 हफ्ते बचे हुए हैं और तब तक वो उसके साथ ही रहना चाहता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। पर एमी खुद को शांत करके उसे बहाना बनाकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। चार्ल्स उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एमी पुलिस के सामने बैठकर चार्ल्स को फोन करती है और उसे लंच पर मिलने के लिए कहती है, क्योंकि उसे किसी भी तरह उसके मुंह से सच्चाई निकलवानी थी। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। एमी को पता चलता है कि उसे एक दूसरे हॉस्पिटल में जॉब मिल गई है। वो उससे शुरुआत में तो रोजमर्रा की बातें करती है, लेकिन फिर अचानक से वो उनसे उन मर्डर्स के बारे में पूछने लगती है। ये सब सुनकर चार्ल्स सुन पड़ जाता है और कुछ नहीं बोलता। जब एमी हिम्मत करके उससे दोबारा पूछती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद पुलिस एमी से मिलने आती है और जब उन्हें पता चलता है कि वो हॉस्पिटल जा रहा है तो वो लोग उसके शहर की पुलिस को इसके बारे में इत्तला कर देते हैं, जिसके बाद वो चार्ल्स को बीच रास्ते में ही पकड़ लेते हैं। उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया जाता है। टिम उससे उसके गुनाहों के बारे में पूछता है। वो उससे पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया, पर चार्ल्स अपना मुंह नहीं खोलता। जब डैनी उसके मर्डर करने के तरीके के बारे में पूछता है तो चार्ल्स के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो उनके ऊपर पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। डैनी एमी को बताता है कि वो कुछ नहीं बोल रहा, इसीलिए हम उसे गुनहगार साबित नहीं कर सकते और हमें उसे कल सवेरे रिहा करना पड़ेगा। चार्ल्स एमी का बहुत अच्छा दोस्त था, पर फिर भी उसे उन लोगों की परवाह थी जिनके परिवार को उसकी वजह से अब ना जाने कितना कुछ सहना पड़ेगा।
एमी फैसला करती है कि वो चार्ल्स से बात करके उससे सच बुलवाएगी, ये जानते हुए भी कि अगर उसने सच नहीं बताया तो पुलिस उसे आजाद कर देगी और उसके परिवार को हमेशा चार्ल्स से खतरा रहेगा। एमी उसके पास आती है और उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने उससे झूठ बोला था। वो उसे अपना स्वेटर ओढ़ने को देती है क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही थी। वो उसे कहती है कि जब उसे इन सब मर्डर्स के बारे में पता चला तो वो भूल गई कि उसने उसकी कितनी मदद की इन आखिरी कुछ महीनों में। चार्ल्स उसे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करना चाहता था। एमी उसकी बातों को गौर से सुन रही थी और वो उसे सच बोलने को कहती है। यहाँ पर चार्ल्स एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने ही सभी को मारा है। वो उनमें से कुछ के तो नाम भी बताता है, लेकिन उसने 16 सालों में इतने लोगों को मारा था कि अब उसे उनके नाम भी याद नहीं थे। उसके इस बयान के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे 29 लोगों के मर्डर के इल्जाम में उम्र कैद की सजा होती है। 29 लोग इसलिए क्योंकि उसे बस उतने ही नाम याद थे। असल में मरने वालों की संख्या 400 तक थी। चार्ल्स ने कभी नहीं बताया कि उसने ये मर्डर्स क्यों किए। पुलिस की स्टेटमेंट में बस उसने ये कहा कि वो लोगों को सिर्फ इसलिए मारता गया क्योंकि उसे किसी ने रोका ही नहीं। अगर उन 9 हॉस्पिटल्स में से किसी ने भी उसके खिलाफ पहले कंप्लेंट की होती तो शायद आज इतने बेकसूर लोग नहीं मारे जाते। चार्ल्स अभी न्यू जर्सी की जेल में हमेशा हमेशा के लिए बंद है। उसके जेल जाने के बाद एमी का हार्ट ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो गया और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जी रही है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एमी की ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।